नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक भाइयों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो प्रश्न आप सभी सैनिक परिवारों ने किए हैं, उन्हीं के जवाब लेकर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूं और आपके बीच चर्चा करूंगा। ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपने प्रश्न किया है तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन वीक में आपके प्रश्न का जवाब दिया गया है। चाहे तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं या फिर आज के वीडियो में हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो अगले वीडियो का आप इंतजार करिएगा, उसमें आपके प्रश्न का जवाब अवश्य मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सही एवं सटीक जानकारी आप सभी सैनिक परिवारों तक पहुँचाई जाती है। पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण भी इस चैनल के माध्यम से सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन के माध्यम से कराए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर एक एक करके मैं सारे प्रश्नों को आप लोगों के बीच रख रहा हूँ और उनके जवाबों को भी बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा स्किप करने में ही आपके प्रश्न का जवाब निकल जाएगा। पहला प्रश्न है, ये इंद्रपाल सिंह जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, सर आई रिटायर्ड 30 जून 2011 बट आई डिड नॉट गेट नोशनल इंक्रीमेंट, प्लीज गाइड व्हाट टू डू। नोशनल इंक्रीमेंट के संबंध में एक भारत सरकार के द्वारा लेटर जारी हुआ है। पिछले दिनों मैंने अपने अलग अलग सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुपों में उस लेटर को डाला है। आप उस लेटर को संलग्न करते हुए, उस लेटर में लिखा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो सैनिक रिटायरमेंट की डेट से ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हुए हैं, उनको यदि नोशनल इंक्रीमेंट से वंचित किया गया है तो ऐसी कंडीशन में उनका नोशनल इंक्रीमेंट उनको दिया जाएगा। उस नोशनल इंक्रीमेंट से उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उस कॉपी को, उस लेटर को संलग्न करते हुए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाइएगा। निश्चित तौर पर आपका वो नोशनल इंक्रीमेंट एडजस्ट किया जाएगा, और यदि नहीं होता है समाधान तो फिर हमारे चैनल से भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये सुरेंद्र सिंह जी आईडी से एक प्रश्न आया है। लिख रहे हैं, मैं नायक सुरेंद्र सिंह, मेरी पेंशन केवल 18,775 पर मंथ है। आईएमबी किया था तो 6,860 पर मंथ, फिर 7th सीपीसी में 17,631 पर मंथ, ओआरओपी 2 में 18,019 पर मंथ, फिर ओआरओपी 3 में 18,775 पर मंथ। सिपाही से भी कम कर दी गई है पेंशन। इनका कहना है, कैसी टेबल बनाई है, मेरी सर्विस 11 साल 3 महीना 15 दिन है। देखिए, ओ आर ओ पी 3 में मैंने आपकी पेंशन को चेक किया। आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर जो आपने यहाँ पर बताया है कि आपकी बेसिक 18,775 पर मंथ कर दी गई है। OROP 3 टेबल में आपकी जो पेंशन है, बेसिक पेंशन है, वो 18,775 ही शो की गई है। अब इसको चाहे विसंगति आप कहें, चाहे कुछ भी कहें, परंतु इससे ज़्यादा बेसिक आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये OROP 3 में फाइनल हो चुका है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, ये महेश तकलीकार आईडी से एक प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, राम राम साहब, एक्स सिपाही महेश साहब, 24 जनवरी 2025 को डिस्चार्ज हुआ हूँ। मेरा फील्ड में बारामूला J&K इंजरी हुआ था। पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ से स्लिप होकर गिरा था। मेरा इंडेक्स फिंगर एम्पुटेशन हुआ है। डॉक्टर ने न्यू रूल के हिसाब से 20% असिस्ट किया है। सर्विस 6 साल। देखिए, जो भी ऐसे सैनिक भाई हैं जो एट्रिब्यूटेबल हैं, ऑन ड्यूटी, जिनको कोई भी किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, उनको डॉक्टर ने जितना रिकमेंड कर दिया है वो उनको निश्चित तौर पर मिलेगा। ये ना सोचिएगा कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। यदि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, एट्रिब्यूटेबल हैं, ऐसी कंडीशन में आपको उसका लाभ दिया जाएगा। डिसेबिलिटी जो एलिमेंट है वो आपको अवश्य ही मिलेगा। यहाँ पर आपको 20% असिस्ट किया गया है। ये 20% राउंडेड टू होकर के 50% हो जाता है, आपके पीपीओ में शो कर दिया जाएगा। यदि आपको पीपीओ मिल चुका है तो आप उसमें देख लीजिएगा, और आपको लगता है यदि आपकी पेंशन कम है तो उसके लिए मुझे स्पष्ट कीजिएगा, आपकी पेंशन बढ़वाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पांचवा प्रश्न है, सर मेरी बेसिक पे 22,425 और डिसेबिलिटी 6,728 आ रही है। मैं 2021 सितंबर में 17 साल करके बोर्ड आउट हुआ हूँ, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या ये पेंशन ठीक आ रही है? देखिए,
आप नायक रैंक से 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, यानी कि सिपाही, एसीपी हवलदार से रिटायर हुए हैं, टीएस नायक से रिटायर हुए हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी जो बेसिक है वो एज पर ओआरओपी 3 22,476 बन रही है, आपको मिल रही है 22,425। इसके लिए चाहें तो कंप्लेंट कर सकते हैं, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पत्र भिजवा सकते हैं। 50 रुपए जो आपको कम मिल रहा है वो प्रति माह बेसिक में 50 रुपए एडजस्ट हो जाएगा और आपकी पेंशन में सुधार हो जाएगा। यदि समाधान कहीं से ना हो तो हमारे चैनल से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे न जाने कितने सैनिक भाई हैं जो ओआरओपी की समस्या को लेकर के परेशान हैं, ओआरओपी 3 में रिवीजन ही नहीं हो पाया है, अनदेखा किया गया है। ऐसी कंडीशन में जब तक आप शिकायत अपने पेंशन कार्यालय को नहीं भिजवाएंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी और आप लगातार यूं ही नुकसान उठाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, ये कजोर समोता जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। ये लिख रहे हैं, श्रीमान मेरा कम्यूटेशन पहले कम कट रहा था लेकिन अभी ज्यादा कट रहा है क्योंकि 8 साल बाद मुझे बढ़ी हुई कम्यूटेशन का एरियर का कुछ भाग ही मिला है, बाकी का रिकवरी ब्याज के साथ काट लिया है, तो क्या मुझे 8 वर्ष का ब्याज भी मिल सकता है? देखिए, ब्याज आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है कम्यूटेशन से संबंधित, तो सबसे पहले मुझे आप व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, स्पर्श पीपीओ जरूर भेजिएगा, मैं उसमें देख करके आपको बताऊंगा, या फिर आप पेंशन स्लिप स्पर्श पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वो जरूर भेजिएगा, मैं उसमें चेक करके आपको बता दूंगा कि आपका कम्यूटेशन कितना कट रहा है और क्यों कट रहा है और कब तक कटेगा। ये सारी जानकारी मैं तभी बता पाऊंगा। वही प्रश्न दोबारा से आ गया इंद्रपाल सिंह जी ने, जो मुझसे पूछा था 30 जून 2011 को रिटायर होने वाले सैनिकों के लिए बेनिफिट। इसका मैं जवाब दे चुका हूं। इसके अलावा एक एंट्री लेवल पे बहुत से सैनिक साथी एंट्री लेवल पे से वंचित रह गए हैं। आप लोगों को मैंने पिछले कई वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है, एंट्री लेवल पे 2006 जिन सैनिक भाइयों का एडजस्ट नहीं हो पाया है, इसके लिए प्रयास करिएगा। यदि आपका एडजस्ट भी हो गया है तो भी लेटर भिजवा दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आपका ये एडजस्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। यदि एडजस्ट हो गया होगा तो बोल दिया जाएगा, वहां से जवाब आ जाएगा कि आपका ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। यदि नहीं हुआ होगा तो एडजस्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है, दोबारा से बताना चाहूंगा। और ये लेटर नंबर आप जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये लेटर जारी हुए हैं। यहाँ पर ये लेटर है मेरे पास में 19 अप्रैल 2021 का लेटर है, और आप चाहें तो स्क्रीन के माध्यम से उस मैसेज को देख सकते हैं, लेटर नंबर को लिख सकते हैं, मैं बोल करके भी आपको सुना देता हूं। It is intimated that under the provision of integrated headquarter of Ministry of Defence in bracket Army /ADG MP8 in bracket I of R letter number 34891 record office P&A MP8 in bracket I of R इन ब्रैकेट ADP डेटेड 19 अप्रैल 2021। ये लेटेस्ट लेटर का हवाला देते हुए आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र भिजवाइएगा। निश्चित तौर पर यदि आपका एडजस्ट नहीं हुआ होगा तो एडजस्ट कर दिया जाएगा। एंट्री लेवल पे के तहत हुआ क्या था, 2006 से पहले जो भी सैनिक जिस रैंक से इनरोल्ड हुए थे और 2006 में भी यदि वही रैंक उनकी थी, तो ऐसी कंडीशन में एक आदेश आया था लेटर के जरिए कि इनकी जो बेसिक है उसको स्टेप अप किया जाए या फिक्स किया जाए। उसमें लेटर में बाकायदा लिखा था कि 2001 में इनरोल्ड सैनिकों को इतनी बेसिक पर फिक्स किया जाए, 2002 में इनरोल्ड हुए सैनिकों को इतनी बेसिक पर फिक्स किया जाए। लेकिन मिला उन्हीं को था जिनकी रैंक 2002 में भी इनरोल्ड होते समय जो थी वही रैंक 2006 में भी थी, उन्हीं को मिला है। इसके अलावा कोई भी सैनिक इसमें परेशान ना हो, अन्य किसी को नहीं मिल पाएगा। समझ में नहीं आ रहा है ये किस आईडी से प्रश्न आया है, इन्होंने शायद मुझे व्हाट्सअप किया है। सर मेरी सिस्टर अनमैरिड है, उसकी फैमिली पेंशन जारी करवानी है, पापा के बाद मदर की भी डेथ हो चुकी है। जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो चुकी है, यदि सिस्टर अनमैरिड है या फिर डिवोर्सी है, या जो चाइल्ड है वो विकलांग है, अन्य किसी भी प्रकार की इस टाइप की कंडीशन है, तो फैमिली पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये प्रावधान है भारत सरकार के द्वारा कि रक्षा पेंशनर्स
की डेथ होने के बाद, उसके फैमिली पेंशनर की भी डेथ होने के बाद, यदि उसकी बच्ची अनमैरिड है या फिर तलाकशुदा है या फिर लड़का है तो वो मानसिक रूप से विकलांग है या कि 100% डिसेबिलिटी है, कुछ डिसेबिलिटी की परसेंटेज दी गई है, उससे ज़्यादा यदि डिसेबिलिटी है तो उसको आजीवन फैमिली पेंशन का प्रावधान है। आपके आस-पास पड़ोस में जो भी ऐसा सैनिक परिवार हो जिनके बच्चे डिसेबल्ड हों या जिनकी बेटी तलाकशुदा हो, उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। आप चाहें तो उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से संपर्क करिएगा, निश्चित तौर पर आपकी फैमिली पेंशन बन जाएगी। इसके अलावा दीपक सिंह जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है, ये लिख रहे हैं सर मेरी बेसिक पे 22,425 और डिसेबिलिटी 6,728। ये ऑलरेडी मैंने इस प्रश्न को कवर कर दिया है। अगला प्रश्न है ये खनिंद्र नाथ द्यूरी जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है, ये लिख रहे हैं पीपीओ में पेंशन एज पर ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू होता है, क्या होता है? देखिए, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का क्या मतलब है। मान लीजिए आपने अपनी पेंशन में सुधार करवाया है, अभी तक आपको आपकी बेसिक जो दी जा रही थी वो 21,488 दी जा रही थी, तो ओल्ड वैल्यू के कॉलम में लिखा होगा 21,488 और आपने पेंशन को एज पर OROP3 रिवाइज कराने के लिए लेटर भिजवाया है, शिकायत भिजवाई है, तो आपकी न्यू वैल्यू के कॉलम में लिख जाएगा 22,475 रुपए। ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का यही मतलब होता है, अभी तक आपको कितना मिलता आया है और अब आपको आगे से कितना मिलने वाला है। इसी प्रकार से कई और चीजों में, जैसे आपने सुधार करवाया है, नाम की मिस्टेक में सुधार करवाया है या डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवाया है, तो उसमें सब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है कि अभी तक आपका क्या था और अब नए वैल्यू के साथ में आपका ये चलेगा। पीपीओ भेजेंगे तो मैं आपको और भी कंफर्म कर दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ये संजय जस्ट आईडी से एक प्रश्न आ रहा है, लिख रहे हैं सर जी जब से रिटायर हूं बीच में इंक्रीमेंट छूट गया, फिर OROP3 का एरियर 3 OROP का एरियर 3 किस्त मिला है, एक किस्त नहीं मिली है, CP ग्राम में शिकायत किया परंतु जवाब नहीं मिला, ना दे रहे हैं। देखिए, आप शायद OROP2 की बात कर रहे हैं। OROP2 में 4 इंस्टॉलमेंट में सभी पेंशनर्स को एरियर दिया गया था। आपका कहना है कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिला है, अंतिम किस्त आपको नहीं दी गई। ऐसी कंडीशन में आप पहले ये कंफर्म कीजिएगा कि उस समय आपका जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी था, जब पे हो रहा था ये एरियर, तो क्या था? बैंक के माध्यम से ही पे हो रहा था या फिर आप स्पर्श में माइग्रेट हो चुके थे? डिफेंस फाइनेंस को लिख सकते हैं चिट्ठी लिख करके कि आपको 3 किस्तें प्राप्त हुई हैं और जो चौथी किस्त है वो आपको नहीं प्राप्त हुई। इसके लिए आप अपने बैंक से एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा या फिर अपना पूरा स्टेटमेंट ले लीजिएगा। उस स्टेटमेंट को संलग्न करते हुए PCDA को ये सूचना भिजवाइएगा कि आपको मात्र 3 ही इंस्टॉलमेंट दिया गया है OROP2 का, चौथा इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिला है। एक पेंशनर्स का मुझे याद आ रहा है जो कि मोहनपुर कुदारी के रहने वाले हैं, जिनका नाम भारत सिंह है। उनका भी मैंने यही देखा था, सेम केस आपकी तरह ही था। पहले उनका माइग्रेशन जब नहीं हुआ था उस समय तक तो उनको 3 किस्त मिल चुकी थी बैंक के माध्यम से, और जैसे ही चौथी किस्त की बारी आई, चौथी किस्त उनको मिलनी थी लास्ट नवंबर दिसंबर में मिलनी थी, ठीक चौथी किस्त आने से पहले ही उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उनकी चौथी किस्त को रोक दिया गया और 2 साल तक उनको वो चौथी किस्त नहीं मिल पाई। इसी साल की शुरुआत में मैंने पेंशन कार्यालय को चिट्ठी लिखकर उनको हक दिलवाया भी है, लेकिन वो कई बार इतने परेशान हो जाते थे, वो कहते थे कि जब मैं बैंक में जाता हूं तो बैंक वाले कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं और आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, आप स्पर्श से बात करिएगा, उन्हीं से पत्राचार करिएगा। जब स्पर्श को बोलते हैं तो स्पर्श बोलता है कि आप माइग्रेशन जब से हमारे में हुए हैं तो उसके बाद में स्पर्श जवाबदेह है, उससे पहले आपको कहाँ से पेंशन मिलती थी आप उनसे संपर्क करिए। ऐसी कंडीशन में हमारे पेंशनर्स का OROP2 की कुछ किस्तें रोकी गई हैं। उन किस्तों को लेकर के हमारे बहुत
बहुत से पूर्व सैनिक परेशान हैं, जिनकी भी किस्त रोकी गई है और जो परेशान हैं, कृपया करके उन भाइयों तक सूचना पहुंचा दीजिएगा। यदि उनको नहीं मिल पा रहा है तो मैं दिलवाऊंगा उनकी चौथी किस्त को, उनकी तीसरी किस्त को, या उनकी जो एक किस्त मिल पाई है तो बकाया सारी किस्तें मैं दिलवाने का भरोसा दिलाता हूं। आप उन तक ये सूचना भिजवाइएगा, आप हमारे चैनल से संपर्क करिएगा, उनको भी हमारे चैनल से संपर्क करवाइएगा। निश्चित तौर पर भरोसा दिलाता हूं उनको, वो उनका हक दिलवाने का मेरे चैनल के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। देखिए, पेंशनर्स का पैसा है, हमारे फौजी भाई कितनी कठिन कठिन परिस्थितियों में सर्विस करके आते हैं, मैं उनका एक भी पैसा ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। उनको उनका हक दिलवा करके ही रहूंगा, उनकी मेहनत की कमाई है, ये उनका हक है। तो जो भी ऐसे सैनिक भाई हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हरी शर्मा जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है, ये लिख रहे हैं क्या स्पर्श में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, तो बताओ। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका ऑलरेडी नॉमिनी जो आपका स्पाउस है वही है। यदि फिर भी आप अलग से कुछ नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो स्पर्श पोर्टल में एक ऑप्शन होता है नॉमिनी ऐड करने का, आप उसमें जाकर के अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। वैसे तो सभी का बाय डिफॉल्ट स्पाउस ही नॉमिनी होता है। किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है तो आप अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं, या किसी कंप्यूटर कैफे का भी सहारा लेकर आप उसमें नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं। अब प्रश्न आ रहा है, ये कल्पना नाथ जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है, ये लिख रहे हैं हाउ टू गेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ईएसएम हु रिटायर्ड विद डिसेबिलिटी 30% राउंड ऑफ 50%। देखिए, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। जो आप बात कह रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है इसका अलग से कोई सर्टिफिकेट होता हो, तो बिल्कुल नहीं होता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर प्रत्येक सैनिक को दिया जाता है रिटायरमेंट के समय। उस पेमेंट ऑर्डर में लिखा होता है कि आपको कितना परसेंट डिसेबिलिटी सैंक्शन किया गया है और राउंडेड टू कितना दिया जा रहा है। अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सिविल में जो विकलांगता सर्टिफिकेट होता है वो होता हो, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है उसमें। इसके अलावा बहुत सारे डाउट हमारे पेंशनर्स के बीच में बने रहते हैं, और यदि आपका भी पेंशन संबंधी कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। हमारे सैनिक भाइयों को ये सूचना पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, आज मेरे पास में एक कॉल आया था, मेरे ही जिले के एक पूर्व सैनिक हैं, वो कह रहे थे कि एक वकील साहब मुझसे बोल रहे थे कि आपका कुछ पैसा अटका हुआ है, वो पैसा लगभग 30 लाख रुपए है, इसमें 50-50 हो जाए। देखिए, कितना बड़ा शर्म की बात है कि जिन सैनिकों ने देश की रक्षा की है, यदि उनको 30 लाख रुपए मिलना है तो उसमें भी वो वकील साहब कह रहे हैं कि 50-50, यानी कि 15 लाख वकील साहब को सीधे सीधे। एक छोटा सा केस पैसे दिलवाने के लिए 15 लाख रुपए वकील साहब को देने होंगे। पता नहीं क्या मैटर है। मैंने उनको समझाते हुए यही कहा कि यदि आपका हक है, आपकी लड़ाई है, तो आप इसके हक को प्राप्त करने के लिए सही वकील को चुनिएगा, या फिर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से संपर्क करिएगा। ऐसा कोई भी पैसा यदि आपका होगा तो कहीं भी इतनी मोटी फीस नहीं ली जाती है, जैसा कि ये वकील साहब बोल रहे हैं कि 15 लाख लूंगा। कोई भी ऐसा सैनिक परिवार है जो ठगी का शिकार हो रहा है, हमारे चैनल का पता दीजिए, हमारे चैनल से उसको मिलवाइएगा। जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, उनका ये जो दलाली में पैसा जाता है, जो रिश्वत में पैसा जाता है, ये मैं नहीं लगने दूंगा। आपका स्वेच्छा से जो भी आपका मन है, आप संगठन को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी कोई भी फीस नहीं है, मेरा कोई भी ऐसा दबाव नहीं रहता है कि मैं आपसे इतने पैसे मांगूं। यहाँ पर स्वेच्छा से लोगों को पता होगा कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये धन परमानेंट तो मैं अपनी जेब से खर्च कर नहीं सकता हूं। ऐसे ही पेंशनर्स, जो सैनिक भाई हमारे चैनल के माध्यम से अपना काम करवा चुके हैं, उनसे मैं अपील जरूर करता हूं कि सर, चाहे तो आपकी जो भी स्वेच्छा है, स्वेच्छा के आधार पर, उनके पास कोई दबाव नहीं रहता है मेरा। नहीं भी अगर डोनेट करते हैं तो भी मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अधिकतर सैनिक साथी जिनका काम हो गया होता है मेरे चैनल के माध्यम से, उन्हें जब लगता है कि मैं अन्य जगह 50-50 हजार रुपए फीस दे रहा था, तो इससे अच्छा इन्हीं को थोड़ा बहुत। सैनिक साथी, सैनिक परिवार अवश्य डोनेट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कम से कम इस संगठन को चलाने के लिए जो हमारे सैनिक भाइयों तक पहुंचते हैं, हमारे संगठन के सदस्य, उनके लिए यदि ये डोनेट करते हैं
तो बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों के ही सहयोग से ये संगठन ऐसे ही चलता रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।